ऑनलाइन अपने घर पे ही बैठ के यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन वेब के माध्यम से मैंने तैयारी की है। बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं ड्रॉबैक एक दिखाई देता है, आप कैसा सोचते हैं इस बारे में? तो जब मैं इंटरव्यू तक पहुंच के भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा था, बट वही है कि एक है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। 2022 में जो बीपीएससी हुआ था, आप किस पोस्ट पे अभी तैनात हैं? जी मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स या कमर्शियल टैक्स पे हूँ। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, उनका एक शॉप है हार्डवेयर का यहीं पे चित्रगुप्त नगर में। किराए के मकान में है और लोग ये आपको ताने भी देते थे कि भाई 25 साल हो गए हैं और आप लोग किराए के मकान में ही हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा अब? वही जवाब देंगे कि मेरा बड़ा मकान बन गया बेटा। अब बंगला में जाएंगे। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। बिहार के बहुत सारे हमारे लड़के लड़कियों ने इसमें परचम लहराया है। हमारे साथ जिस चेहरे को देख रहे हैं, जिस बिहार के बेटे को आप देख रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में इन्होंने 114वां रैंक जो है वो अपने हाथ में लिया है, मतलब हासिल किया है। हर बार जो है वो जब भी कोई टॉप करता है आपके राज्य से बहुत प्राउड महसूस होता है। अभी भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि पहले इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था 2022 में और उस वक्त इनका रैंक जो था वो 5वां रैंक था, लेकिन देखिए यूपीएससी में भी इन्होंने बड़ा अच्छा रैंक जो है वो हासिल किया है। बातचीत करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है? जी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि मतलब पहले तो आपको बीपीएससी मिला, आपकी माँ से मैं बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बोला कि सेटिस्फैक्शन नहीं था, कहीं ना कहीं था अंदर में कि करना है तो यूपीएससी ही जो है वो क्लियर करना है। तो ऐसा क्यों लगा कि मतलब जो मिल रहा है उससे ज़्यादा चाहिए? जी मैं शुरू से यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करता था। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जब मुझे बीच में सफलता नहीं मिल रही थी तो मैंने बीपीएससी की तरफ ऑप्ट किया और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 5th रैंक हासिल हुई। लेकिन जब मुझे वो 5th रैंक हासिल हो गई और मुझे एक सेफ जॉब मिल गई तो मैंने सोचा कि फिर से यूपीएससी की तरफ रुख करते हैं और फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार 114th रैंक आई है। इसके पहले आपने 3 अटेम्प्ट दिया था, उसमें क्या रहा था? जी मैं इसके पहले 2 बार इंटरव्यू दे चुका था, बट इंटरव्यू तक जाने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली थी। ऐसा क्या लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है? मैं जैसे बिहार के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पे ये कहा जाता है कि जब आप पैनल के सामने जाते हैं, बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं ड्रॉबैक एक दिखाई देता है। आप कैसा सोचते हैं इस बारे में? जी मैं वो नहीं सोचता। जैसे मुझे इस बार इंटरव्यू में 193 मार्क्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। पिछले बार मुझे 124 मिले थे, काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। तो देखिए कमियाँ खुद में ही रहती हैं और खुद में ही आपको पहचानना पड़ता है। हाँ, दोष हम अगले पे दे देते हैं, लेकिन आपको खुद की कमियों को पहचानना पड़ता है और वो अगर आपने सही से सेल्फ एनालाइज किया तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कमियां कहाँ थी। 2022 में जो बीपीएससी हुआ था, आप किस पोस्ट पे अभी तैनात हैं? जी मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स या कमर्शियल टैक्स पे हूँ। अब क्या लग रहा है, इसके आगे भी कुछ अटेम्प्ट देना है या फिर लग रहा है कि नहीं, अब जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है? नहीं, मुझे ऑलरेडी ऑल इंडिया सर्विस मिल चुकी है, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ यही मेरा ड्रीम था और मुझे मिल चुकी है, तो अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो नहीं देना है। अच्छा, मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं? जी मैं 10th एंड 12th मेरा डीएवी बीएससीबी यहाँ राजवंशी नगर से हुआ। उसके बाद मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैंने केरल कोचिन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, उनका एक शॉप है हार्डवेयर का यहीं पे चित्रगुप्त नगर में। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद लोग क्यों यूपीएससी की तरफ मूव करते हैं? क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जब आप इंटरव्यूज़ देखते हैं बहुत सारे, तो ऐसा समझ में आता है कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तरफ। ऐसा क्या है? देखिए बिफोर बिकमिंग एन इंजीनियर हम एक सोशल पर्सन होते हैं एंड वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए सिविल सर्विस एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिविल सर्वेंट बनना, उसके प्रति जो पागलपन है कि आपने पहला छोड़ के दूसरा ट्राई किया, या फिर अच्छा खासा रैंक था बीपीएससी में फिर भी आपने सोचा कि यूपीएससी ट्राई करना है और बहुत अच्छा रैंक भी आपने लाया। इस बीच के प्रोसेस में मतलब कुछ लगा ऐसा, कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा है जहाँ पे लगा कि लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन होता है हर चीज़ यहाँ पे कि क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे देंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, पूरे साल का प्रोसीजर होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो आप काफ़ी फेज से गुजरते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब मैं इंटरव्यू तक पहुंच के भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा था, बट वही है कि एक है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो वाली एटीट्यूड होनी चाहिए। और जब तक अटैम्प्ट्स हैं आपके पास, जैसे जनरल कैटेगरी को 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, तब तक तो मेरा यही मानना था कि जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के इस फील्ड में मैं आया हूँ तो आई विल गिव माई होल अटैम्प्ट्स। तो दैट्स वाई करके ही छोड़ना है इस चीज़ को। जी ये अंदर से जज्बा था कि जब तक
जान है तब तक तो अटेम्प्ट्स दूंगा, और फिर उस हिसाब से आगे जो भी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करूंगा। अच्छा, कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, देश के कोने कोने में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी उम्मीद से आपकी बातों को सुनते हैं। जो भी क्वालिफाई कर देते हैं या फिर जो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े गौर से उनको सुनते हैं कि कोई ऐसा टिप्स मिल जाए जिससे उनका जो तैयारी है वो आसान हो जाए। आपका सक्सेस मंत्रा क्या है अगर मैं पूछना चाहूँ तो? देखिए, मेरा हमेशा से मानना था कि देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस मंत्रा विच आर पेशेंस, परसिवरेंस एंड स्मार्ट वर्क। इसका हिंदी अर्थ हुआ ये कि धैर्य, लगन और स्मार्ट वर्क। अगर आप किसी भी व्यक्ति में है तो वो जिस किसी भी फील्ड में होगा वो कभी ना कभी सक्सेसफुल होगा। उसके साथ साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो राइट स्ट्रैटेजी के साथ मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन अगर वो कोई भी व्यक्ति करे तो उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक कॉमन सी चीज़ है जो मैं कल प्रियांगी का मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा था, उनसे भी ये सेम प्रश्न मैंने किया था कि जो भी एस्पिरेंट है उनको ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर देखा जाए, सिलेबस देखा जाए, बहुत वास्ट होता है। आपको NCERT के बारे में कहा जाता है, आपको कहा जाता है द हिंदू पढ़ना है, शुरुआत यही होनी चाहिए दिन की, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर। क्या ये सब सही है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मैंडेटरी है? देखिए, मैंने जैसे बोला कि आपकी रिसोर्सेज काफ़ी मिनिमम होने चाहिए और काफ़ी करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके रिसोर्सेज काफ़ी करेक्ट है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी करेक्ट है और रिसोर्सेज काफ़ी मिनिमम है, तभी तो आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तो आपको एग्जाम्स में वो चीज़ें याद कैसे आएंगी और कैसे आप अपने आंसर में उसको प्रस्तुत करोगे। तो राइट स्ट्रैटेजी और मिनिमम रिसोर्सेज आपको खुद खोजने होंगे कि आपके नेचर के हिसाब से आपको कौन सा बुक सूट कर रहा है। एक कॉमन स्ट्रैटेजी आपको हर टॉपर से मिल जाएगी, बट अपने नेचर के अनुसार आपको अपना बुक का चयन खुद करना पड़ता है। कैसे तैयारी किया आपने? जैसे कि कहीं से हेल्प लिया, किसी इंस्टीट्यूट से लिया या फिर सेल्फ स्टडी किया, कैसे हो पाया जी, ये? मैंने फुल्ली सेल्फ स्टडी किया है, लेकिन मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट से हेल्प लिया, लेकिन पेड हेल्प नहीं लिया। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन लेक्चर्स काफ़ी फ्री पड़े हुए हैं, तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का फ्री लेक्चर से ऑनलाइन अपने घर पे ही बैठ के यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन वेब के माध्यम से मैंने तैयारी की है। आपके बोलने के अनुसार मैं ये समझूं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं या फिर किसी की फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो बाहर अपने बच्चे को भेज के पढ़ा सकती है, वो भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल वो कर सकते हैं, बट वही मैं जैसे बता रहा हूँ कि राइट स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है। क्योंकि वेब पे भी अगर आप जाओगे या फिर यूट्यूब पे आप जाओगे तो काफ़ी एक वीडियोस का पूरा एक जत्था पड़ा हुआ है और आपको उनमें से चुनना है कि आपके लिए सबसे सूटेबल और राइट कौन सा है। तो पहले के ज़माने में जब तैयारी होती थी तो रिसोर्सेज काफ़ी मिनिमम हुआ करते थे और उसी में से व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था। आज का जो चैलेंज है वो अलग है, आज रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको अपने नेचर के हिसाब से उस रिसोर्स को कोलैबोरेट करके अपने लिए आगे जगह बनानी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अटेम्प्ट लास्ट बचा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत गरीब परिवार से आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तैयारी तो करते होंगे लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे मैं क्लियर करूँगा एग्ज़ाम को। आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि वो अपने दिमाग में ये रखे कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट क्यों की थी। अगर वो उनके दिमाग में रहेगा तो हमेशा उनके सामने एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। जीवन में आप जो कर रहे हो उसमें आप सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, आई वॉज नॉट सक्सेसफुल इन माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट, सो आई गेव BPSC। और मुझे BPSC का जब नौकरी मिला तो मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मोरल बूस्ट हुआ। उसी के दम पे मैंने अपने 4th अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सो प्लान बी का भी होना काफ़ी आवश्यक है। एक ही चीज़ में हमेशा जुटे रहना बिल्कुल सही बात है, बट जब आपको ऐसा लगे कि अब हम प्लान बी की तरफ मूव कर सकते हैं आफ्टर गिविंग 1 और 2 और 3 और 4 अटेम्प्ट्स जो कि उनके नेचर के हिसाब से सूट करे, तो उन्हें मूव कर देना चाहिए प्लान बी में। प्लान बी में सक्सेसफुल होकर फिर से प्लान ए में फिर से उनको कदम रखना चाहिए। आपकी सारी बातों से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक हेल्प मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से बातचीत होती है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को लोगों तक पहुंचाते हैं। बात अभी हम सिद्धांत से कर रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत के पीछे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी माता जी का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बड़ी पूजा पाठ इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, आते ही पहले मुझे ये दिखाई दिया, भगवान की प्रतिमा आपको यहाँ पे, भगवान की मूर्तियाँ आपको नज़र आएंगी। कैसा लग रहा है? बेटा पहले से ऑफिसर था और बहुत बड़ा ऑफिसर हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा की तपस्या और माँ की पूजा पाठ सब भगवान
ठीक कर दिया। अच्छा, आप लोग अभी आप जैसा बता रही थी कि आप लोग किराए के मकान में हैं और लोग ये आपको ताने भी देते थे कि भाई 25 साल हो गए हैं और आप लोग किराए के मकान में ही हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा अब? वही जवाब देंगे कि मेरा बड़ा मकान बन गया बेटा। अब बंगला में जाएंगे। हाँ, बस यही चाह रहे थे कि मेरा बच्चा सब बन जाए, बेटी सब भी बन गए, बेटा भी बन गया। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ पूरा कर दिए। और कुछ आपकी उम्मीद है आगे में जो आप चाहती हो? बस अच्छी बहू आए और घर में संस्कारी माँ होती है ना। हाँ, कि माँ पापा को दोनों के अपना अच्छा से रखे और बस। अच्छा, एक माँ होने के नाते कैसे अपने बेटे को इतना, मतलब क्योंकि हमारे घर में या फिर किसी भी समाज में अगर बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत अगर समय ले रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि छोटी मोटी नौकरी कर लो, बाद में देखा जाएगा जो भी सपना होगा। कैसे आपने सपोर्ट किया बेटे को? हम लोग सपोर्ट करते थे, यही घबरा जाता था। हाँ। मम्मी अब क्या करे, तो कभी कभी तो हम बोले कि बेटा अब तक क्या करेगा, तब रेलवे के भरू। लेकिन पापा बन जाएंगे। पापा नहीं बोले, नहीं बेटा जो तुम्हारा जो मन में ख्वाब है वही करो। अच्छा। हाँ, पापा के दम पर वो पूरा, लेकिन ये थोड़ा सा हिल जाता था तो हम भी हिल जाते थे। कितनी देर पढ़ाई करते थे ये? इसका पढ़ाई है कि शाम में एकदम 10 बजे सो जाता था रात में और 3 बजे उठ जाना। हम जब कभी भी देखने जाते थे कि पढ़ रहा है सिद्धू, इसको हम लोग घर में कहते हैं सिद्धू सिद्धू, तो सिद्धू पढ़ रहा है तो हमको उठने के पहले देख रहे हैं पढ़ाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोले, बच्चे से सब दिन आओ शुरू से एकदम जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपके चेहरे पे जो खुशी है वो लोगों को दिख रही होगी, बहुत अच्छा लगा। सिद्धांत यहाँ पे हैं, उनकी माता जी से बातचीत हुई। खूब सारा प्यार दीजिए। बिहार के इस बेटे ने बिहार का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने पूरे लोकेलिटी का नाम रोशन किया। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इनकी मेहनत के ऊपर, इनके इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।